हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए बात करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स पर। 14 अक्टूबर 2020 है आज। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं एक नंबर से। आज हमने 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। आज देखिए एक क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? आंसर है 13 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 13 अक्टूबर को। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, नेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे, नेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे। हाल ही में मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, नेशनल डिजास्टर रिड्यूसिंग डे। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो 13 अक्टूबर को। ये जो है हाल राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस जो है ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है ये मनाया जाता है राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। और यह जो है 2009 से यूनाइटेड नेशन द्वारा 2009 से मनाया जा रहा है। और क्या है, दुनिया भर में जोखिम जो काम करता है, जो भी लोग दुनिया भर में जोखिम के लिए या कोई खतरे से भरा काम करता है तो उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2009 से ये मनाया जा रहा है। मतलब कि दुनिया भर में जोखिम से काम करने के लिए, तथा जो भी मतलब खतरनाक या क्या कर सकते हैं, खतरा भरा कोई काम कर रहा है तो उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए, उसके प्रति जो है आदमी को अवेयरनेस करने के लिए ये है राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। ठीक। और ये कब से मनाया रहा है? 2009 से। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जा रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हाल ही में एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन बनी? तो ये बनी है एवा मुर्टो। एवा मुर्टो हाल ही में एक दिन के लिए, सिर्फ वन डे, एक दिन के लिए फिनलैंड की, कहाँ की? फिनलैंड की, जिसकी राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। हाल ही में एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कौन बनाई गई है? तो एवा मुर्टो। एवा मुर्टो बनी है। एवा मुर्टो जो है फिनलैंड की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी है। एक दिन के लिए एवा मुर्टो फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। एवा मुर्टो एक दिन के लिए क्यों बनी है तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो है एवा मुर्टो, ये बनी है इसलिए, ये जेंडर इक्वलिटी का जो क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं उसी के रीजन से इनको एवा मुर्टो को बनाया गया। इसमें हुआ था क्या कि लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, जेंडर इक्वलिटी के बारे में जो अवेयरनेस है उसको फैलाने के लिए एवा मुर्टो को एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। और फिनलैंड की करेंसी की बात करें तो क्या है करेंसी इसका? यूरो। फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। हाल ही में एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन बनी? एवा मुर्टो। और किस लिए? तो लैंगिक समानता, मतलब कि जेंडर इक्वलिटी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है एवा मुर्टो को फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनाएगा। ठीक। आज क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, 2020 का इस साल का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का देख लिए थे हम लोगों ने। आज 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है दो आदमी को, पॉल आल मिलग्रो और रॉबर्ट बी विल्सन। तो 2020 का अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये दो व्यक्तियों को मिला है। किसको किसको मिला है? तो पॉल आल मिलग्रो और रॉबर्ट बी विल्सन। तो दोनों को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 का। पॉल आल मिलग्रो और रॉबर्ट विल्सन दोनों को 2020 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अब नोबेल की बात करते हैं। इसका स्टार्टिंग कब हुआ? 1901 से। और अगर बात करें कि भारत में प्रथम नोबेलिस्ट कौन हुए तो हम लोग जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था गीतांजलि के लिए 1917 में। हाँ, 1917 में। और फिर क्या, अगर नोबेल की बात करें तो ये किन किन क्षेत्रों में दी जाती है तो अब पहले ये 5 था लेकिन अब 6 क्षेत्र में हो गया। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में। तो एक है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिसको मेडिकल कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3, और एक सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और लिटरेचर में भी दिया जाता है, लिटरेचर 4। और एक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिटरेचर और पीस के लिए भी देते, शांति के लिए भी 5। और एक ये है नोबेल पुरस्कार इसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए।
तो इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दी जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। ये छह ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर पे जिसमें कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये किसको दिया गया? पॉल आल मिलग्रो को और रॉबर्ट बी विल्सन को, दोनों को 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, पॉल आल मिलग्रो और रॉबर्ट बी विल्सन। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बाद हाल ही में भारत और अमेरिका के बाद किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है? टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है, भारत ने भी किया है और अमेरिका ने भी किया है। लेकिन एक देश और इस सूची में आ गया, इसने भी क्या किया? टिकटॉक को बैन किया। और वो किसने किया है? अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने भी टिकटॉक को बैन कर दिया, पाकिस्तान ने भी जो है टिकटॉक को बैन कर दिया। हाल ही में भारत और अमेरिका के बाद किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया? तो पाकिस्तान ने बैन कर दिया। अब बात करते हैं पाकिस्तान पर। तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कहाँ है? तो इस्लामाबाद, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पाकिस्तान के इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है। और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और पीएम तो आप जानते हैं इमरान खान, और राजधानी इस्लामाबाद। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ रहे हैं। हाल ही में जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया? अर्जेंटीना बन गया। हाल ही में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या चीज है? गेहूं। जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है अर्जेंटीना। गेहूं को जेनेटिकली जो है मॉडिफाइड करने, जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया? अर्जेंटीना। तो ये क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है? तो इसके बारे में जान लें। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें, इसके डीएनए में बदलाव किया जाता है। ये जो आनुवांशिक रूप से जो फसलें होती है, आनुवांशिक रूप से जिस फसलों में आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें, मतलब ऐसा फसलें जिसके जो है डीएनए में चेंजेस लाया जाता है, उसके बदलाव में चेंजेस लाई जाती है, उसकी गुणवत्ता को काबिल बनाने के लिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर जो उसके डीएनए में चेंजिंग लाई जाती है, तो वो क्या कहलाता है? उसका वो हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है? अर्जेंटीना। तो इसने क्या किया? इसके गेहूं के डीएनए में चेंज करके, हो सकता है कोई अच्छा किस्म का ये अनाज पैदा करे गेहूं का। तो ये किसने मंजूरी दी है? तो अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना ने इसकी मंजूरी दी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? पीसो। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने अपना कोई पड़ोसी देश है, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने घोषणा की है, क्या घोषणा की है? कि वह केवल WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को स्वीकार करेगा। तो ये कहा है किसने? बांग्लादेश ने। क्या कहा है? हाल ही में किस पड़ोसी देश ने घोषणा किया है? बांग्लादेश ने क्या घोषणा किया है? वह जो है केवल WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, केवल WHO से मान्यता प्राप्त जो कोविड-19 होगा, उसी के वैक्सीन को स्वीकार करेगा। तो अच्छी बात है, ये बांग्लादेश का कहना है कि हम जो है कहीं दूसरा कोविड-19 के वैक्सीन को नहीं लेंगे, जो WHO से मान्यता प्राप्त कोविड-19 की वैक्सीन होगी, हम उसी को स्वीकार करेंगे। ये हमारे पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उन्होंने ये घोषणा की है कि हम WHO से जो मान्यता प्राप्त कोविड-19 का वैक्सीन होगा, हम उसी को अपने देश में लागू करेंगे। ठीक, अच्छी बात है। और देखिए, बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और करेंसी क्या है? टाका। इसकी करेंसी टाका, कई टका भी रहता है। तो इसका पीएम, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना जो है बांग्लादेश की अभी वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है। ठीक, तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, मुद्रा और करेंसी ये तो जानते ही आप, कैपिटल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया, T20 में किसमें बात हो रही है? T20 में कितना? 10,000। T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के, कहां के बात हो रही है? एशिया महादेश की। एशिया के पहले खिलाड़ी
कौन बने हैं, तो ये है शोएब मलिक फ्रॉम पाकिस्तान। शोएब मलिक टी20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के टी20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं शोएब मलिक। और देखिए इसमें कुछ बात समझाना चाहेंगे कि 10,000 रन पर अगर शोएब मलिक प्रथम स्थान पर है तो पूरे वर्ल्ड में एशिया के पहले खिलाड़ी बने। तो अगर पहले ये हैं तो दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर है क्रिस गेल। दूसरे स्थान पर कौन है, क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, वेस्ट इंडीज के। तो पहले स्थान पर शोएब मलिक है और सेकंड पर क्रिस गेल है और तीसरे स्थान पर कौन है, कायरन पोलार्ड। तीसरे स्थान पर कायरन पोलार्ड है, कायरन पोलार्ड। तो क्या था क्वेश्चन, हाल ही में टी20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी कौन है, शोएब मलिक। एशिया के पहले खिलाड़ी शोएब मलिक है। लेकिन हाँ, अगर एशिया हटा दिया जाए, अगर इस क्वेश्चन से एशिया हटा दिया जाए, सिर्फ ये क्वेश्चन किया जाए कि टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर कौन है, तो टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला है, सॉरी, क्रिस गेल है। हमने गलत हो गया, सबसे पहले स्थान पर कौन है, क्रिस गेल और दूसरे पर है कायरन पोलार्ड और तीसरे स्थान पर है शोएब मलिक। लेकिन ये सब जो है, इसलिए इस क्वेश्चन में लगाया गया एशिया महादेश की बात की गई, क्योंकि क्रिस गेल, कायरन पोलार्ड और ये क्रिस गेल, कायरन पोलार्ड जो एशिया महादेश में नहीं आते हैं। लेकिन टी20 में 10,000 रन होने वाले अगर पहले स्थान पर है तो क्रिस गेल, दूसरे स्थान पर कायरन पोलार्ड। अगर वर्ल्ड वाइड कहे तो, और अगर कहे कि एशिया महादेश में कौन है, तब शोएब मलिक है, जो कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एशिया के टी20 में सबसे 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी है शोएब मलिक। जबकि पहले स्थान पर क्रिस गेल वेस्ट इंडीज का प्लेयर है और दूसरे स्थान पर कायरन पोलार्ड और तीसरे पर शोएब मलिक का स्थान है। और साथ ही आपको एक बात और भी जानना चाहिए कि हमारे विराट कोहली का भी जो है 9,000 रन हो चुका है टी20 में। विराट कोहली का 9,000 रन हो चुका है, लेकिन अभी इससे ज्यादा नहीं हुआ है। ठीक, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल ही में जारी किए गए कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्ध सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर है, तो ये है नॉर्वे। कह रहा है हाल ही में जारी किए गए कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी मतलब क्या हुआ, CRI को हिंदी में क्या कहेंगे, असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्ध सूचकांक। मतलब क्या, एक ऐसा सूचकांक जिसमें कि असमानता को कम करने के लिए जो प्रतिबद्ध हो। मतलब एक ऐसा डेटा जो असमानता की बात करता हो, इनइक्वालिटीज के कम करने के लिए प्रतिबद्धता की बात करता है, वह क्या है, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, CRI। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CRI, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक। ठीक, तो असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक है, वही है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI। में कौन सा देश टॉप पर है, तो CRI के सूचकांक में जो है कौन सा देश टॉप पर है, तो नॉर्वे जो है टॉप पर है। सबसे टॉप पर कौन है, नॉर्वे का स्थान क्या है, प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। जबकि द्वितीय स्थान पर कौन है, डेनमार्क है। दूसरे पे कौन है, डेनमार्क। और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो ये है जर्मनी। अंडर थर्ड में देख रहे हैं कौन है, जर्मनी है। ये 3 देश है। तो पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर कौन है, जर्मनी है। किसमें, CRI के रिपोर्ट में। मतलब कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी मतलब असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर है, नॉर्वे टॉप पर है, डेनमार्क सेकंड पर है और जर्मनी थर्ड पर है। इसमें जो है 158 देशों की सूची तैयार की गई है CRI में,
158 देशों की सूची तैयार की गई है। और दक्षिण सुडान इसमें अंतिम स्थान पर है। सबसे अंतिम में कौन है? साउथ सुडान, मतलब दक्षिणी सुडान जो है इसमें सबसे नीचे पदान पर है, दक्षिणी सुडान। ठीक है, साउथ सुडान की स्थिति जो है इसमें सबसे नीचे है, किसमें? इस सूचकांक में। और ठीक, और भारत का स्थान इसमें कितना है? 129वां है। भारत का स्थान इसमें 129 है, 129वां। ठीक, तो हाल ही में जारी किए गए कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI और समानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर है? नॉर्वे, सेकंड डेनमार्क और थर्ड पर कौन है? जर्मनी। और दक्षिण सुडान की क्या है? सबसे लास्ट में इंडिया 129वें स्थान पर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 9 को। 9 में क्या है? हाल ही में डिजिटल एजुकेशन, हाल ही में डिजिटल एजुकेशन, हाल ही में डिजिटल एजुकेशन देने वाला देश का पहला राज्य, डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है केरल। कौन बन गया है? केरल। फुल्ली डिजिटल एजुकेशन, हाल ही में डिजिटल एजुकेशन देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। डिजिटल एजुकेशन देने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। केरल की राजधानी तो आप जानते हैं तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के सीएम कौन है? तो पी विजयन। पी विजयन केरल के सीएम है। और आरिफ मोहम्मद खान कौन है? यहाँ के गवर्नर है। यहाँ के गवर्नर कौन है केरल के? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, किससे? वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश में, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया का सम्मेलन, इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया? तो यह है कनाडा। किस देश में? कनाडा में। क्या क्वेश्चन था? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया? तो कनाडा देश में आयोजित था। कनाडा देश में क्या आयोजित था? इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन। इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन जो है कनाडा में हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसमें सम्मिलित हुए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश में आयोजित, मतलब कनाडा में जो आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन था उनको संबोधित किया? किसने? नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। मतलब कहना सिर्फ इतना है कि कनाडा में जो इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन हुआ तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसको संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 10 था। अब आते हैं, ठीक, अब ये कहा था? कनाडा की राजधानी कहाँ? ऑटावा। कनाडा की राजधानी ऑटावा। और कनाडा की जो करेंसी है क्या है? डॉलर। कहीं कहीं आपको कनाडियन डॉलर भी रहेगा, तो कनाडा की करेंसी क्या है? डॉलर या कनाडियन डॉलर। और यहाँ कनाडा के जो पीएम है कौन है? जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के पीएम है। कहाँ के? कनाडा के। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हाल ही में अभी लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक, कब? 2050 की बात कर रहे हैं, 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये कह रहा है भारत के बारे में, भारत बन जाएगा। हाल ही में अभी लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार क्या कर रहा है? 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी बन जाएगी? तो भारत बन जाएगी। कौन बन जाएगी? भारत। तो ठीक, अब देखिए, अब ये जो लैंसेट है, लैंसेट कौन है? तो लैंसेट जो है एक मेडिकल जर्नल है। लैंसेट क्या थे? एक मेडिकल जर्नल है लैंसेट। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाला, उनका रिपोर्ट अच्छा होता है, बड़ा फेमस है। तो हाल ही में अभी, सॉरी फेमस तो नहीं कहा सकता है, मतलब प्रसिद्ध है ये, मतलब शिक्षाविद है, और साथ में क्या, अगर ये मेडिकल जर्नल है तो बड़ा अनुभवी है। तो इन्होंने क्या निकाला? हाल ही में अभी लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन होने जा रही है? अपना देश भारत होने जा रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हाल ही में शस्त्रा SASTRA हाल ही में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, क्या नाम है? हाल ही में
शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये है सर्ड एरवा। किसे सम्मानित किया जाएगा? सर्ड एरवा जी को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में शस्त्र रामानुजन रामानुजन कौन थे? भारत के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है रामानुजन। इसी के नाम पर ना, रामानुजन के ही नाम पर ना रामानुजन संख्या बनाया। किसी भी दो लगातार पूर्ण संख्या को उसके घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को उनको दो घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। रामानुजन जी का नाम था। तो हाल ही में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सर्ड एरवा को जो है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये जो शस्त्र रामानुजन अवार्ड है ये गणित के क्षेत्र में दी जाती है और ये उन व्यक्तियों को दी जाती है जिनका एज जो अंडर 32 होता है, मतलब 32 साल के अंदर वाले एज को जो मैथमेटिशियन है उनको ये अवार्ड दी जाती है। तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सर्ड एरवा को सम्मानित किया जाएगा। और ये गणित के क्षेत्र में दी जाने वाली पुरस्कार है और ये 32 साल से कम उम्र के लोगों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 13 पर आते हैं। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे जीता? हरीश कोटजे। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित, क्या है? सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट, 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 सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो हरीश कोटजे। किसने जीता है? हरीश कोटजे ने सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। ये इन्होंने जो है अमेरिका में रहने वाले बेघर बच्चों की बहुत ज्यादा मदद की थी। किसने? हरीश कोटजे ने। इसलिए जो है इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित, ये प्रतिष्ठित सम्मान है सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट, सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट, सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट, सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट किसने जीता? तो हरीश कोटजे। किसने जीता? हरीश कोटजे ने जीता। हरीश कोटजे जी ने जीता है। और ये जो है इसको इसलिए मिला है क्योंकि अमेरिका में जो बेघर बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनकी देखरेख, उनकी देखभाल और उनकी मदद करने के लिए जो है उनको ये अवार्ड दिया गया। सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है हरीश कोटजे ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर। हाल ही में सदीर जापरोव, हाल ही में क्या नाम है? सदीर जापरोव। हाल ही में सदीर जापरोव किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने किर्गिस्तान के। सदीर जापरोव किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो किर्गिस्तान के। सदीर जापरोव, क्या नाम है? सदीर जापरोव किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने किर्गिस्तान के। कहाँ के? किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सदीर जापरोव किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री बने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। हाल ही में डॉक्टर बाला साहेब, किसके? डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल, बाला साहेब विखे पाटिल, क्या नाम है? बाला साहेब विखे पाटिल। हाल ही में डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का, है ना, आत्मकथा का विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? इनका विमोचन किया। किनका? बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का। ठीक है, तो आत्मकथा का तो बायोग्राफी है क्या? बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा बायोग्राफी का विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसका विमोचन किया? बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का। बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक, मिलते हैं अगले सेगमेंट में, अगले दिन अगले करंट फैसला करके। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।